सभी को नमस्कार। स्वागत है कक्षा 12 की इतिहास के ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का। इतिहास में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे या नया अध्याय शुरू करेंगे और नए अध्याय के अंदर अध्याय 5 या चैप्टर 5 जिसका नाम था आपकी बुक के अकॉर्डिंग उपनिवेशवादी आक्रमण। उपनिवेशवादी आक्रमण, लेकिन चूंकि आप सभी को पता है कोरोना महामारी के कारण जीवन सबका अस्त व्यस्त हो गया और उसी के चलते सरकार ने जो है पाठ्यक्रम या सिलेबस के अंदर कुछ बदलाव किया है और उस बदलाव के चलते जो हिस्ट्री की बुक है 12th की, सभी पाठ्यक्रम में सभी क्लास के लिए पाठ्यक्रमों में बदलाव हुआ है। तो हिस्ट्री की जो 12th की बुक है उसके अंदर भी कुछ बदलाव हुआ है और आपका 40% सिलेबस है वो कट कर दिया गया है। तो उसमें जो उपनिवेशवादी आक्रमण जो आपका 5th चैप्टर जो शुरू होता है उसके अंदर भी आपके जो आगे के कुछ अंश है पाठ के, जिसमें उत्पत्ति, विस्तार और उपनिवेशवादी आक्रमण, इन सब के कुछ पॉइंट है वो हटा लिए गए हैं और डायरेक्टली जो पॉइंट नया दिया है वो है जो है 1857 की क्रांति, उसका स्वरूप, उसके कारण और उसके परिणाम, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए उपयोगी है और वही जो है उसके अंदर से ही आपके क्वेश्चन है वो बनकर आएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है 1857 की क्रांति, ठीक है, उसके कारण, परिणाम और स्वरूप को आज हम जानेंगे। तो टॉपिक पे आते हैं। देखिए 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो वो एक व्यापारिक उद्देश्य के लिए आई थी या व्यापार करने के उद्देश्य से वो भारत में आई थी, लेकिन धीरे धीरे कंपनी की लालसाएं है वो बढ़ती चली गई और वो कुछ नए सपने देखने लगी भारत के अंदर, और वो नए सपने थे उसके अधिक से अधिक धन को प्राप्त करना, अपने साम्राज्य का विस्तार करना और अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। ये 3-4 उद्देश्य थे। उसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कदम रखे तो धीरे धीरे उसकी स्वार्थपरक नीतियां हैं वो बढ़ने लगी और उसी स्वार्थ के चलते उसने भारत की जनता, भारत के शासक, इन सब के साथ उसने जो है अपनी स्वार्थपूर्ण नीतियां अपनाना शुरू किया और भारत की जनता का राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से शोषण करना प्रारंभ कर दिया। शोषण करना अर्थात किसी का अत्यधिक लाभ उठाना। तो यहाँ पर भी भारत की जनता का भी उसने इसी प्रकार से शोषण करना शुरू कर दिया। तो हम टॉपिक पे आते हैं। देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने आर्थिक शोषण और राजनीतिक हस्तक्षेप की नीति अपनाई। आर्थिक शोषण यानी अधिक से अधिक धन कमाना, जनता से पैसा लूटना, खसूटना, भ्रष्टाचार, ये सारी नीतियां तो अपने साथ में उसने राजनीतिक हस्तक्षेप की नीति भी अपना ली। यहाँ पर विभिन्न छोटी छोटी रियासतें थी, कुछ बड़ी रियासतें थी और विभिन्न शासक थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तब उसके उद्देश्य सिर्फ व्यापारिक थे, लेकिन अब उसने क्या किया, जैसे जैसे उसने अपनी जड़ों को पसारना शुरू कर दिया, अपने जो है साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया और वहीं यहाँ पर उसने अब राजनीतिक हस्तक्षेप की नीति भी अपनाई। उसने राजनीति के अंदर भी अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। विभिन्न रियासतों के अंदर दिल्ली का बादशाह सम्राट बहादुर शाह जफर और उससे पूर्व के शासक भी थे, तो इस प्रकार से उसने हर जगह अपनी टांग अड़ाना शुरू कर दिया और इससे भारतीय जनता के अंदर है वो असंतोष है वो लगातार बढ़ता चला गया। इसी असंतोष के चलते जो है जनता में विद्रोह हुआ। तो अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी के असंतोष का कारण, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति भारतीय जनता के मन में असंतोष का कारण माने तो वो है कंपनी का उद्देश्य था धन की प्राप्ति और साम्राज्य विस्तार करना। चूंकि पॉइंट को हम पहले ही समझ चुके हैं तो ये उसके मुख्य उद्देश्य थे। अब इसके चलते भारत के विभिन्न कोनों में जो है विभिन्न उपद्रव हुए, विभिन्न विद्रोह हुए। तो वो विद्रोह कौन कौन से हैं शॉर्टली हम समझते देखिए। विभिन्न विद्रोह जो हुए हैं उसमें 1806 में वेल्लोर का विद्रोह, 1824 में बैरकपुर जो है उसमें विद्रोह, 1842 में फिरोजपुर में 34वीं रेजिमेंट का
विद्रोह, ये सैनिक बटालियन है। और 1849 में साथ ही बंगाल रेवल्टी का विद्रोह, ये भी सैनिक बटालियन है। तो ये बटालियन जो सैनिक थे, उन सैनिकों की सैनिक टुकड़ियां थी, उसमें भी विद्रोह हुआ था। उसके पीछे कारण यही था कि उनके प्रति भेदभाव की नीतियां, उनको कम वेतन देना, समय पर छुट्टी नहीं देना, इसके साथ ही चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग वगैरह आ गया था। तो ये सबके कारण, चूंकि कारतूसों की अफवाह 1857 में फैली है, तो ये अनेक कारण थे जिसके कारण ये विद्रोह पनप रहे थे। उनका भेदभावपूर्ण व्यवहार था। और 1855-56 में संथाल विद्रोह, जो कि बंगाल के अंदर हुआ था, और इस संथाल में सिंधु माझी और कानू माझी दो मुखिया थे, तो उन्होंने विद्रोह किया था। और इस प्रकार से अनेक विद्रोह भारत के विभिन्न कोनों में पनपे हैं। इसके अलावा अनेक उपद्रव भी हुए हैं, जो कि 1816 में बरेली में हुए हैं। और वहीं 1831 से 33 के मध्य कोल समुदाय, उसका विद्रोह हुआ है। 1848 में कांगड़ा विद्रोह। तो ये जगह जगह जो है उपद्रव या विद्रोह हुए हैं, वो अंग्रेजों की नीतियों के प्रति, अंग्रेजों का हस्तक्षेप, अंग्रेजों का आर्थिक शोषण, इन सब अंग्रेजों की ये सारी नीतियां थी, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता के मन में असंतोष उत्पन्न करी थी। उसी के चलते ये विभिन्न प्रकार के विद्रोह हैं, वो अलग अलग स्थानों पर हुए हैं। तो इन विद्रोह का कारण अगर हम देखें तो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक शोषण इसमें दिखाई देता है। तो ये था विभिन्न विद्रोह। अब हम आते हैं 1857 की क्रांति। देखिए 1857, ये तो समय है 55-56 में। देखिए संथाल विद्रोह, और संथाल विद्रोह के बाद आता है 1857 का समय। और 1857 तक जनता पूरी तरह से भर चुकी थी। जनता के मन में रोष, क्रोध, गुस्सा, आक्रोश, ये सारा उत्पन्न हो चुका था। और इसी के चलते जो ये विद्रोह है 1857 का हुआ। तो देखिए इस विद्रोह के कारणों को समझते हैं कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम सबसे बड़ा स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। कारण क्योंकि इसमें भारत की हर कौम ने इसमें हिस्सा लिया था, भारत की हर समुदाय ने इसके अंदर हिस्सा लिया था। कारण था अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष, अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोश, अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोध। और इससे पूर्व ये सारी स्थितियां तो हमें समझ में आती है कि आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक जो है ये शोषण अंग्रेजों के माध्यम से चल ही रहा था। लेकिन उसी दौरान अफवाह उड़ी थी। वो अफवाह थी कि ये जो सैनिक जो थे वो विभिन्न प्रकार की जो बंदूकें यूज करते थे या उपयोग में लेते थे, उसके अंदर चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग है, वो उसकी अफवाह हुई। और चर्बी वाले कारतूस जो होते थे, उसके अफवाह में ये उड़ा गया, अफवाह में ये बात फैल गई थी कि इन कारतूसों को एक तो मुंह से तोड़ना पड़ता था सैनिकों को, और इसके साथ ही इन कारतूसों में गाय की चर्बी का मिला होना, ये अफवाह थी। और दूसरा सूअर की चर्बी का मिला होना, ये अफवाहें थी। तो बटालियंस के अंदर जो विभिन्न प्रकार की सैनिक बटालियन थी, सैनिक टुकड़ियां थी, उनके अंदर विद्रोह का कारण था कि गाय है वो हिंदू समाज के लिए पूजनीय थी, और वही सूअर है वो मुस्लिम समाज के लिए निषिद्ध था। निषिद्ध यानी घृणा का स्रोत था। ऐसे ही जब अंग्रेज अपना लाभ उठा रहे थे, भारतीय जनता को बरगला रहे थे, तो जनता को जब इस अफवाह का सामना करना पड़ा, तो ये क्रोध, ये गुस्सा, ये आक्रोश है वो कहीं न कहीं एक बड़े से दावानल के रूप में फूट पड़ा। और अंततः सामने आया 1857 की क्रांति का विद्रोह या 1857 की क्रांति। क्रांति का अर्थ होता है परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जो युगांतरकारी होता है, पूरे युग को बदल कर रख देता है, वो होती है क्रांति। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के कारणों को हम देखते हैं कि क्या कारण थे। तो इसमें प्रथम कारण हम ढूंढते हैं राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण। राजनीतिक यानी राजनीतिक स्वरूप से लेते हैं। अब इसमें पहला आता है पॉइंट, अगर देखें तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। लॉर्ड वेलेस्ली अंग्रेज था, और उसने सहायक संधि जो है यहाँ के भारतीय शासकों के साथ उसने सहायक संधि को अपनाया था। उसके अनुसार
उनकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन जो एजेंट जो वहाँ रहता था अंग्रेजों का, वायसराय का, वो धीरे धीरे यहाँ की इन शासकों की कमजोरियों को भांपने लगता था। उसका धीरे धीरे उनकी हस्तक्षेप बढ़ता गया। और इसके अलावा इन शासकों को भी जो भी सहायक संधि की शर्तों को जो सहायक संधि को स्वीकार करते थे उनको भी कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। जैसे वो अंग्रेजों की आज्ञा के बिना किसी से न तो मित्रता करेंगे न किसी से शत्रुता करेंगे। जिनके साथ अंग्रेज उनके साथ, जिनको अंग्रेज कहेंगे उन्हीं के साथ वो अपने मैत्रीपूर्ण संबंध रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो है अंग्रेजों की जो सेना यहाँ पर रहती थी, इनकी सुरक्षा के लिए उनका सारा खर्चा पानी का जिम्मा भी इन शासकों का होता था। हमेशा एक एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, या एक तरह से कह सकते हैं कि उसका एक एजेंट है, वो एनी टाइम यहाँ पे रहेगा और उसका खर्चा पानी सुविधाएं भी जो है शासक करेगा। बिना अनुमति के शासक किसी के ऊपर भी न तो आक्रमण करेगा न ही किसी को अपना शत्रु या मित्र बनाएगा। तो कई ऐसी शर्तें थी सहायक संधि की, और यहाँ पर जो इस सहायक संधि की शर्तों को स्वीकार करते थे उन्हें ये सारी चीजें लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो सहायक संधि की शर्तें बनाई गई थी उनको मानना पड़ता था। और न मानने के उद्देश्य में फिर आक्रामक या वैमनस्य है वो उत्पन्न हो जाता था। और ये सहायक संधि कहने को तो उसने लॉर्ड वेलेस्ली ने जो अपनाई थी उसका उद्देश्य था कि शासकों को बाहरी तौर पे लगता था कि अंग्रेज हमें सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये नीति भारतीय शासकों के लिए खोखली साबित हुई। खोखली क्यों साबित हुई? क्योंकि अंग्रेज जो अधिकारी जो यहाँ रह रहे थे, जो एजेंट टू गवर्नर जनरल थे, वो यहाँ पर इन शासकों की वास्तविक स्थिति का बारीकी से अध्ययन करते थे और उनकी कमजोरियों को भांपने के बाद उन्हें वो सारे मकसद मिल जाते थे कि किस प्रकार से इस राज्य को हड़पा जा सकता है। और इसके चलते ये सहायक संधि भारतीय शासकों के लिए गले की फांस बन गई या फांसी का फंदा बन गई। तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि भी 1857 की क्रांति का कारण मानी जा सकती है। दूसरा पॉइंट है लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत नीति। व्यक्तिगत यानी हड़प नीति। अब हड़प नीति क्या है? लॉर्ड डलहौजी जिसने साम्राज्यवादी विस्तार की नीति है वो अंग्रेजों के लिए अपनाई थी, और इसी के चलते उसने जिन शासकों की संतानें नहीं होती थी, तो पहले की परंपरा के अनुसार कि जिसकी संतान या जिसके उत्तराधिकारी नहीं होते थे वो किसी अन्य भाई बंधु कुटुंबी की संतान को दत्तक पुत्र के रूप में गोद ले सकते थे, उससे अपना शासक नियुक्त कर सकते थे। तो यहाँ पर उसने व्यक्तिगत की नीति के तहत झांसी, सतारा, इन रियासतों को प्रति उसने व्यक्तिगत या हड़प नीति का सिद्धांत अपनाया कि दत्तक पुत्र गोद लेने की गोद निषेध नीति को लागू किया। और वहीं अवध का सुल्तान था उस समय वाजिद अली शाह, उसके ऊपर कुशासन का आरोप लगा दिया और अवध का विलय किया 1856 में। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे कई रियासतें थी जिसमें झांसी, सतारा, नागपुर, अवध, बगाड़, उदयपुर, मैसूर और निजाम। तो इन सब के ऊपर किसी न किसी का आरोप लगाया, किसी न किसी प्रकार का आरोप लगाकर कुशासन, भ्रष्टाचार, गोद निषेध, इन सब के चलते अंग्रेजों ने इनके प्रति अपमानजनक व्यवहार किया और इनके राज्य में अत्यधिक हस्तक्षेप किया, जिसके चलते इन शासकों में जो है अंग्रेजों के प्रति है वो रोष या गुस्सा उत्पन्न हो गया। और ये लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत या हड़प नीति का सिद्धांत भी कहीं न कहीं 1857 की क्रांति का एक मुख्य कारण बना। और झांसी तो आप सबको पता ही है कि दत्तक पुत्र जिसमें गंगाधर राव के कोई पुत्र नहीं था, तो उसके चलते उसने झांसी का विलय है वो करना चाहा था, लेकिन झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई ने इसका विरोध किया था। अब आता है भारतीय जमींदारों की भूमि छीनना और उन्हें नाराज करना। भारतीय जमींदार जो बड़े बड़े जमींदार थे, शासक थे, उनकी अपनी भूमि थी, तो इन्होंने अंग्रेजों ने यहाँ पर उनके प्रति भी कुटिलता की नीति अपनाई और विभिन्न प्रकार की कर या टैक्स की दरें हैं वो लागू कर दी और उन्हें निश्चित समय पर भरना, स्थायी बंदोबस्त लागू किया था अंग्रेजों ने। तो विभिन्न प्रकार के बंदोबस्त के जरिए उसने इन अंग्रेज सरकार ने भारतीय जमींदारों से भूमि छीनना प्रारंभ कर दिया कि अगर समय पर ये टैक्स नहीं दे पाए या समय पर ये कर नहीं भर पाए तो उन्हें उनके प्रति भी अंग्रेजों ने अपमानजनक नीति अपनाई और उनकी भूमियों को छीनकर उन्हें अपदस्थ कर दिया, जिससे भारतीय जमींदार भी अंग्रेजों के प्रति रोष या वैमनस्य रखने लगे थे और
उनकी नाराजगी ने भी कहीं न कहीं 1857 की क्रांति को सुलगा दिया या चिंगारी का काम किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है भारतीय मुसलमानों को नाराज करना। भारत के जो मुसलमान थे और उस समय दिल्ली का शासक जो थे या सम्राट थे जो वो बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर बूढ़े हो चले थे और इसके चलते अंग्रेजों ने उनकी कमजोरियों को भांप लिया था और अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर के प्रति अपमानजनक व्यवहार किया। उनको उस समय के व्यवहार के अनुकूल या उस समय के रीति रिवाज के अनुकूल जो है बादशाह को कुछ समय के लिए बाहर तीज त्योहार पे या जो भी नए उत्सव वगैरह आते थे उस समय बादशाह को भेंट दी जाती थी। तो यहाँ पे अंग्रेजों ने उनके दरबार में उपस्थिति देकर भेंट देना भी बंद कर दिया। उनकी मृत्यु बहादुर शाह की मृत्यु के बाद सम्राट का पद ही समाप्त कर दिया और सिक्के जो भारतीय सिक्के चलते थे उन सिक्कों के ऊपर से भी मुगल सम्राट का नाम है उसकी समाप्ति की घोषणा कर दी। तो ये सारे कारण कहीं न कहीं भारतीय मुसलमान जो बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट मानते थे उनके प्रति वफादार थे, उनके प्रति उनके मन में सम्मान की भावना थी, हिंदू और मुसलमान दोनों के प्रति दोनों के मन में। और ऐसे में भारतीय मुसलमान भी मुगल सम्राट के प्रति अपमानजनक व्यवहार देखकर उनके मन में भी अंग्रेजों के प्रति है वो क्रोध की ज्वाला है वो भड़क उठी। और जब 1857 की क्रांति हुई तो नाराज मुसलमानों ने भी पूरी तरह से 1857 में भाग लिया और अंग्रेजों के विरुद्ध है वो खड़े हो गए। नेक्स्ट पॉइंट आता है अंग्रेजी न्याय व्यवस्था में भ्रष्टाचार और लूट खसोट। अंग्रेज ऊपर से उन्होंने खोखली नीतियां लागू कर रखी थी। वो ये कहते थे कि हम भारतीय जनता के प्रति हमारे मन में लगाव है, हम उनके प्रति हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन वास्तव में जो दिखता था वो होता नहीं था। ठीक है। और अंग्रेजों ने भारतीय जनता के प्रति अपमानजनक नीतियां तो अपनाई थी, उसके चलते उन्होंने यहाँ पे भारतीयों को न्याय भी पूरी तरह से नहीं मिलता था। न्याय व्यवस्था में भी भ्रष्टाचार व्याप्त था, लूट खसोट यानी जो संपन्न धनी वगैरह होते थे उनके प्रति तो अंग्रेजों का व्यवहार थोड़ा सा नम्र होता था क्यों, और वहीं दूसरी जनता को न्याय है वो नहीं मिलता था। इसके कारण भी जिन को इन सब का सामना करना पड़ा था वो भी अंग्रेजों के प्रति पूरी तरह से जो है नाराज थे। तो ये भी 1857 की क्रांति का कारण है, इसका भी एक पॉइंट ले सकते हैं। वही 1833 की नेक्स्ट पॉइंट है 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे वो सैनिक हो चाहे वो असैनिक हो, हिंदू हो मुसलमान हो, सभी को नौकरियों में बराबर का हिस्सा दिया जाएगा। उनकी योग्यता के अनुसार उनको जो है पद दिया जाएगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। अंग्रेजों ने भारतीयों के प्रति है वो गलत नीति अपनाई, भेदभाव जाति और धर्म के प्रति उनके प्रति जो है जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव का रवैया अपनाया और उन्होंने इस एक्ट की नीतियों के अनुसार है भारतीय जनता के प्रति व्यवहार नहीं किया। और जो बड़े बड़े जो पद थे वो अंग्रेजों ने अपने लिए सुरक्षित रख लिए और बड़े पदों के ऊपर अफसर वगैरह जो होते थे उनके ऊपर हमेशा अंग्रेज ही विद्यमान रहे, भारतीयों को कभी भी मौका नहीं मिला। तो ये सारे कारण हैं वो राजनीतिक या प्रशासनिक कारणों के रूप में हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये सारे कारण थे जिसके चलते अंग्रेजों का प्रशासन या राजनीतिक रूप से भी उनका हस्तक्षेप बढ़ गया था और जिसके चलते भारतीय जनता में रोष क्रोध जो है वैमनस्य आक्रोश है वो उत्पन्न हुआ और इसी के चलते 1857 की क्रांति का ये कारण भी बनता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा आर्थिक कारण। अंग्रेजों ने भारतीयों की आर्थिक शोषण की नीति अपनाई थी और भारतीय किसान जो अपनी मेहनत और पसीने से खेती उपजाता था उससे भी बहुत अधिक मात्रा में कर की वसूली की जाती थी, जिसके कारण किसानों की स्थिति भी है दिन ब दिन प्रतिदिन है वो गिरती चली गई। उन्हें अत्यधिक आर्थिक शोषण का शिकार है वो होना पड़ा। वहीं अंग्रेजों ने अपनी नीति में कहीं भी बदलाव नहीं किया, बल्कि बहुत अधिक जो है कर की दरें है वो निर्धारित कर रखी थी, जिसके कारण कृषकों के अंदर भी आर्थिक जो है
शोषण के प्रति है वो वैमनस्य, गुस्सा, आक्रोश है वो उत्पन्न हो गया। देखिए अन्य कौन कौन से पॉइंट है आर्थिक कारण के लिए। तो कृषकों का असंतोष तो था ही, वही भारतीय माल जो निर्यात किया जाता था इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में जो भारतीय माल जाता था उसके ऊपर इंग्लैंड में बहुत अधिक मात्रा में टैक्स लिया जाता था, कर वसूली ली जाती थी। और वहीं इंग्लैंड से जो नया माल बनकर आता था भारत के अंदर, चाहे वो वस्त्र हो या अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी सामान क्यों न हो, लेकिन भारत में जब उनका प्रवेश होता था तो उन पे अंग्रेजों ने बहुत कम मात्रा में टैक्स है वो लगा रखा था। तो भारतीयों को फायदा था, लेकिन अंग्रेजों को फायदा था लेकिन भारतीयों को नुकसान था। और वहीं अंग्रेज भारत से जो कच्चा माल बाहर भेजते थे, इंग्लैंड भेजते थे, और उसके ऊपर भी बहुत ही कम मात्रा में निर्यात शुल्क था। तो अंग्रेज दो तरफा फायदे में थे और भारतीय जो बेचारे दोनों तरफा है उनको नुकसान का सामना करना पड़ता था। चाहे वो निर्यात करें तब भी उनको अधिक टैक्स देना पड़ता था, और अगर वो अंग्रेजी माल को भारत में आयात करते हैं, सामान मंगवाते हैं, तब भी उन्हें अत्यधिक टैक्स देना पड़ता था। तो भारतीय दो तरफा जो है आर्थिक शोषण का शिकार है वो होते थे। इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि मलमल, भारत की मलमल रेशम प्रसिद्ध रही है, भारत का रेशम, और वहीं सूती वस्त्र। तो ये जो कपड़े हैं वो भारत में उन्नत या उम्दा किस्म के होते थे और अंग्रेज इनको पसंद करते थे। ये कपड़े जब इंग्लैंड भेजे जाते थे तो अंग्रेज इनके ऊपर मनमाना कर वसूल करते थे और मुख्य रूप से 71% तक कर की वसूली वो इसके ऊपर करते थे, जिसके कारण फिर भारतीयों का व्यापार है वो पूरी तरह से प्रभावित हो गया। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारतीय कपड़ों का आयात है वो बंद कर दिया और इसके चलते भारतीय जो हथकरघा, भारतीय जो कपड़ा उद्योग था वो पूरी तरह से नष्ट होने लग गया और बेचारे भारतीय उद्योग के जो भी लोग थे वो बेरोजगार होने लगे। तो इससे पूरा कपड़ा उद्योग है वो प्रभावित हो गया। तो ये अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति ही थी कि वो भारतीयों से तो अधिक मात्रा में आयात और निर्यात कर लेते थे, लेकिन वहीं उनको अपना माल लाना था, तभी उन्होंने न्यूनतम कर की दरें निर्धारित कर रखी थी, और वहीं भारत से इंग्लैंड ले जाना होता था तभी उन्होंने न्यूनतम कर की दरें है वो निर्धारित कर रखी थी। तो यहाँ पे खुलकर उनकी शोषण की नीति सामने आ रही है। और वहीं दूसरा पॉइंट देखें तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, मशीनरी, इंग्लैंड में भारी मात्रा में कोयला और लोहा दोनों ही उपलब्ध थे, और वहीं वहां पर जब औद्योगिक क्रांति हुई तो कई प्रकार की नई नई मशीनें बनी। उन मशीनों के बनने के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार का उत्पादन है वो उन्नत किस्म का होने लगा। अब जब उन्नत किस्म का उत्पादन होने लगा तो माल भी बेहतर रूप से बनकर तैयार होकर सामने आना लगा। कारण था कि एक तो हम हाथ से सामान बनाते हैं तो उसमें वो फिनिशिंग नहीं होती जो मशीनों में आती है। तो यहाँ पर जब औद्योगिक क्रांति हुई तो हर माल है उनका, चाहे वो कपड़ा हो या अन्य प्रकार की कोई भी सामग्री है, वो मशीनों के माध्यम से बनने लगी, जिसके कारण उनका जो है सामान वो उत्तम किस्म का बनने लगा। और वही भारत का जो हस्तकला उद्योग था वो इन्होंने यही मशीनें भारत के अंदर भी ला ली जहाजों के माध्यम से, और यहाँ पर भी उन्होंने उन मशीनों के माध्यम से उत्पादन करना शुरू किया, जिसके कारण भारत का हथकरघा उद्योग या हस्तकला उद्योग वो नष्ट होने लग गया। भारतीय कारीगर, भारतीय जो उद्योग के जो लोग थे वो बेचारे बेरोजगार होने लगे, और भारतीय जो इन कामों में लगे हुए थे उनके बड़े बड़े नगर और बस्तियां हैं वो पूरी तरह से उजड़ गई। इनको खाने पीने के लाले भी पड़ गए। ये स्थितियां हैं वो भारतीय कारीगरों की हो गई, यानी पूरी तरह से इनका उद्योग है वो नष्ट होने लग गया इन मशीनों के आने से। तो ये औद्योगिक क्रांति भी कहीं न कहीं इंग्लैंड में हुई थी, लेकिन भारतीयों के लिए भी ये बहुत ही मुश्किल भरा दौर था कि उन्हें इन सब कठिनाइयों का सामना है वो करना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, कंपनी द्वारा भारतीय धन का निष्कासन। अंग्रेज स्वार्थी थे और इसके चलते वो भारत का उन्होंने बहुत ज्यादा आर्थिक शोषण किया, और इस आर्थिक शोषण के कारण यहाँ पर वो उन्होंने भारतीय धन का निष्कासन किया, यानी भारत के धन को वो जहाजों के माध्यम से अपने देश इंग्लैंड ले
जो अंग्रेज थे उस धन को लेकर वो मालामाल हो गए। तो अंग्रेज जो पहले से ही अमीर ही थे लेकिन फिर भी वो और अमीर हो गए भारतीय धन के माध्यम से, और वही भारत का धन है वो बाहर जाने लगा था। तो भारत के जो किसान, भारत के जो लोग थे जो वो निर्धन होने लगे, भारतीय है वो निर्धन होने लगे, स्थिति विपरीत होने लगी। यानी भारतीय धन के निष्कासन का जो है सकारात्मक प्रभाव या सकारात्मक पहलू है वो अंग्रेजों के लिए साबित हुआ, और वहीं भारतीयों के लिए ये निर्धनता का स्रोत है वो बन गया। तो अंग्रेजों ने स्वार्थपूर्ण नीतियों के जरिए भारतीयों का खोखला बनाना शुरू कर दिया था। तो ये आर्थिक कारण को हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारतीयों के प्रति आर्थिक शोषण की नीति अपनाई, यहाँ के उद्योगों को नष्ट किया, यहाँ के हथकरघा उद्योगों को नष्ट किया। अंग्रेजों की इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति भी भारतीय जो है संस्कृति या भारतीय लोगों के लिए शाप जो है वो साबित हुई, और धन के निष्कासन ने भी भारतीयों को गरीब बना दिया। अब हम अगला पॉइंट लेते हैं सामाजिक कारण। सामाजिक कारण अर्थात समाज के ऊपर उसका क्या प्रभाव रहा। तो सामाजिक कारणों में पहला पॉइंट है हमारा जातिगत भेदभाव। अंग्रेज बाहर से तो ये कहते थे कि हम किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन उनके मन में भेदभाव था रंग जाति के बेस पर। वो भारतीय को असभ्य समझते थे। उनके अनुसार भारतीय को रहन सहन के तरीके नहीं आते थे। तो वहीं धर्म, लिंग, जाति के आधार पर उन्होंने भारतीयों के प्रति भेदभाव की नीति अपनाई और नस्लीय भेदभाव भी इन्होंने किया। अंग्रेज शुरू में जब आए थे तो उनका व्यवहार ऐसा नहीं था। उनका व्यवहार है वो भारतीयों के प्रति मित्रतापूर्ण रहता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो यहाँ पर अपनी जड़ें पसारते चले गए, वैसे वैसे उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया, और भारतीयों की कमजोरियों को देखते हुए उन्होंने भारतीयों के प्रति इस प्रकार का व्यवहार भी अपनाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है अपमानजनक व्यवहार। वो भारतीयों के प्रति अपमानजनक व्यवहार करते थे। उनको कम वेतन देना, उनसे अत्यधिक उनका शोषण करना और उनके प्रति मारपीट करना, उनके ऊपर कोड़े बरसाना, उनके ऊपर अत्याचार करना। तो इस प्रकार का व्यवहार है वो भारतीयों के साथ अंग्रेज करते थे, और ये भी कहीं न कहीं भारतीयों के मन में रोष का कारण उत्पन्न हुआ, और 1857 की क्रांति के ये भी छोटे छोटे कारण है वो सामने आते हैं। फिर है प्रथम श्रेणी की यात्रा भी वर्जित थी। रेलवे के अंदर भारतीयों को प्रथम श्रेणी में यात्रा करना वर्जित था, यानी सिर्फ प्रथम श्रेणी के जो डिब्बे होते थे वो सिर्फ अंग्रेजों के लिए सुरक्षित थे। भारतीयों को स्लीपर कोच के अंदर ही या तृतीय श्रेणी की कोच के अंदर ही वो यात्रा कर सकते थे, बाकी डिब्बे है वो अंग्रेजों के लिए सुरक्षित रहते थे। तो ये भी भारतीय जो है उनके लिए अपमानजनक स्थिति थी, क्योंकि यहाँ पे भारतीय हर कोई भारतीय था, चाहे वो शासक है वो भारतीय है, चाहे वो पढ़ा लिखा लोग है व्यक्ति है तब भी भारतीय है, चाहे वो संपन्न है अधिकारी है तब भी भारतीय है, और एक निर्धन गरीब कृषक है तब भी भारतीय है। तो यहाँ पर हर व्यक्ति के लिए निषेध यहाँ पे था। तो ये भी अंग्रेजों का क्या था, अपमानजनक व्यवहार था कि उन्होंने अपने लिए तो विभिन्न दायरे हैं वो निश्चित कर रखे थे, लेकिन भारतीयों के प्रति उनके मन में जो है वो अपमान की भावना थी कि किस प्रकार से वो भेदभाव करते थे। तो इसने भी समाज को प्रताड़ित किया, समाज को प्रभावित किया। नेक्स्ट पॉइंट आता है अंग्रेजों के साथ सामाजिक उत्सव में भाग नहीं ले सकते थे। भारतीय जो थे वो अपने त्योहार मनाते थे और अंग्रेजों को भी इनवाइट करते थे। तो शुरू में जब अंग्रेज आए थे तो वो भारतीयों के साथ सौहार्दपूर्ण उनका व्यवहार था, उनके प्रति भाईचारा वाला व्यवहार था, लेकिन जैसे जैसे वो यहाँ पनपते चले गए उन्होंने भारतीयों के साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर भी कि जब अंग्रेज अपने उत्सव मनाते थे, उन उत्सवों में जब भी इनकी पार्टियां वगैरह होती थी या उत्सव जो होते थे उस समय वो भारतीयों को इनविटेशन नहीं देते थे, भारतीय उन उत्सवों में भाग नहीं ले सकते थे। तो ये भी भारतीयों को बड़ा खलता था कि हम उनके साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं लेकिन ये हमारे सामने उल्टा व्यवहार क्यों करते हैं। तो ये भी कहीं न कहीं उनके मन में जो नाराजगी का प्रतीक है वो बना। फिर क्लबों और होटलों में भारतीयों का प्रवेश वर्जित। यूरोपीय क्लब, यूरोपीय होटल्स कि अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने यहाँ पर विभिन्न प्रकार की यूरोपीय होटलें और क्लब भी यहाँ पे शुरू किए, और यहाँ पर इन होटलों के अंदर भारतीयों का प्रवेश वर्जित था। यहाँ तक कि ऐसी ऐसी अपमानजनक उन्होंने नीतियाँ अपनाई थी कि वो अपने इन होटल या क्लबों के बाहर सीधे तौर पे लिख देते थे, बड़ा सा बोर्ड लगा के कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड।
अर्थात भारतीय और कुत्ते हैं इन होटलों के अंदर अलाउड नहीं है। तो उन्होंने भारतीयों की तुलना है वो किस प्रकार से घटिया किस्म से की है, ये परिस्थितियों को हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये भारतीयों को ये भी चुभने वाला था कि उन्होंने इस प्रकार का व्यवहार वो किया था, क्योंकि अंग्रेज है वो भारतीयों को असभ्य समझते थे, अनसिविलाइज समझते थे। उनके अनुसार भारतीयों को रहन सहन के तरीके नहीं आते, उनको खान पान के तरीके नहीं आते, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है। तो इसके चलते उन्होंने इस प्रकार की नीतियां हैं वो अपनाई, लेकिन भारतीयों के मन में फिर इसके प्रति विरोध का कारण बना और ये भी 1857 का एक बिंदु है, हम ले सकते हैं क्रांति में। फिर है पाश्चात्य शिक्षा नीति। अंग्रेजों ने यहाँ पर भारतीय शिक्षा नीति को पूरी तरह से अव्यवस्थित कर दिया था और यहाँ पर उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा नीति को लागू किया था, जिसके अनुसार मैट्रिक तक पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो लिपिक या बाबू बन सकता था, जो कि ऑफिस में काम कर सकता था। तो अंग्रेजों का उद्देश्य यहाँ पर था कि उन्होंने बड़े पद तो अपने लिए सुरक्षित रख रखे थे, अफसर या जो बड़े पद होंगे वो अंग्रेजों के लिए रखे, और वहीं मैट्रिक पास तक भारतीय है वो यहाँ पे लिपिक या बाबू है वो बन सकते थे। और इस प्रकार से उनको मोटिवेट करके उनको नौकरियों में लेना, उनको कम वेतन में रखना और इस प्रकार से उनको अपने प्रति वफादार रखना कि अंग्रेजों ने उनको नौकरियां हैं वो प्रदान की है। और इस प्रकार से अंग्रेजों का उद्देश्य था कि कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी या अंग्रेजी शिक्षा का जो ज्ञान लेकर कोई भी व्यक्ति है वो काला अंग्रेज बन सकता था, यानी बोलने से अंग्रेजी, रहने से भारतीय। तो उनका उद्देश्य था कि काले अंग्रेज तैयार करो जो कि अंग्रेजों के प्रति है वो वफादार रहे। तो ये पाश्चात्य शिक्षा नीति भी कहीं न कहीं भारतीयों के मन में है। उन्हें अंग्रेजों की ये नीतियां अब समझ में आने लगी थी, जिसके कारण उनके मन में फिर गुस्सा या नाराजगी बढ़ी और 1857 की क्रांति में ये सामाजिक कारण के तौर पर इसको भी ले सकते हैं। फिर एक मजिस्ट्रेट था जो कि आगरा का था और उसने भारतीयों के प्रति उनके मन में किस प्रकार से भावना रही होगी उस बेस पे उसने एक आदेश जारी किया था। उससे उसकी मनोवृत्ति का पता चलता है, उसकी मानसिकता का पता चलता है कि वो भारतीयों को किस नजरिए से देखता था। तो उस मजिस्ट्रेट ने एक आज्ञा निकाली थी कि हर भारतीय चाहे वो कैसा भी क्यों न हो वो हर छोटे से छोटे अंग्रेज को सलाम करे, चाहे वो साधारण से साधारण सिपाही ही क्यों न हो। और उसने ये आदेश जारी किया था, उसने ये कहा था कि जब भी कोई अंग्रेज वहां से निकलता है तो भारतीयों को सलाम करे जब तक वो माना जाए। अगर कोई भारतीय वो अगर घोड़े पर है, बग्गी पर है, तो अगर सामने कोई अंग्रेज है उसको आता हुआ दिखता है तो वो अपना घोड़ा रोक ले, अपनी बग्गी रोके और उससे नीचे उतरे, फिर उस अंग्रेज को सलाम करे और हाथ जोड़कर तब तक खड़ा रहे जब तक कि वो अंग्रेज वहां से चला न जाए। तो ये इस प्रकार की नीतियां या इस प्रकार के प्रस्ताव, इस प्रकार के आदेश भी भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति है वो रोष उत्पन्न कर गए, आक्रोश उत्पन्न कर गए, गुस्सा उत्पन्न कर गए। और ये जब 1857 की क्रांति हुई तो सिर्फ चर्बी वाले कारतूस ही इसका कारण नहीं थे, इसकी जड़ों के अंदर ये सारे मूल कारण थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपना जो है विभिन्न प्रकार से ये गुस्सा है वो निकाला था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अब हमारा पॉइंट है धार्मिक कारण कि 1857 की क्रांति के मूल में धार्मिक कारण क्या था। तो धार्मिक कारण में अंग्रेजों ने भारतीयों को धर्म के आधार पर भी कई प्रकार से बरगलाया और कई ऐसे नियम और कानून बनाए जिससे भारतीय है वो धर्म परिवर्तन करने पर उतारू हो गए। तो ये कारणों को देखिए पैतृक संपत्ति संबंधी कानून, भारतीय कानून या भारतीय नियमों के अनुसार कि अगर कोई भी व्यक्ति धर्म मतांतरण करता है, धर्म परिवर्तन करता है, तो उसके अनुसार जिस धर्म में वो जाता है उस धर्म में पूर्व में जो जिस धर्म में था उसमें उसका संपत्ति का अधिकार है वो समाप्त माना जाएगा। यहाँ पे भारतीय भी ऐसे लोग थे जो यहाँ पे धर्म मतांतरण करे थे अंग्रेजों की नीतियों के अनुसार। और अंग्रेजों ने उस समय एक नया कानून बनाया कि पैतृक संबंधी कानून, इस संपत्ति संबंधी कानून, इसमें उन्होंने कि जो व्यक्ति ईसाई बन जाए, ईसाई धर्म को जो मान लेगा, उसमें इस प्रकार का
जो नियम है वो लागू नहीं होगा, बल्कि उसको पैतृक संपत्ति में अधिकार भी उसको दिया जाएगा। ये कानून उन्होंने बनवाया। तो बहुत से लोग हैं, चाहे वो हिंदू थे या मुसलमान है, वो धर्म परिवर्तन करके ईसाई बनने लगे। तो अंग्रेजों के लिए ये फायदे का सौदा था। नेक्स्ट पॉइंट आता है ईसाई मिशनरियों द्वारा आर्थिक प्रलोभन और अन्य अभियानों द्वारा मतांतरण पर बल। ईसाई मिशनरीज, उनका उद्देश्य था धर्म परिवर्तन करवाना, और वो जगह जगह पे जाते थे, भारतीय हर एक इलाकों में जाते थे, जंगली इलाकों में जाते थे, पिछड़े इलाकों में जाते थे, और वहाँ पर जो जनता थी उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देते थे, लालच देते थे, सुख सुविधाओं का लोभ देते थे, और फिर विभिन्न अभियानों के द्वारा उन्होंने यहाँ के भारतीय लोगों को, जो निर्धन गरीब जो होते थे या फिर जो अंग्रेजियत से प्रभावित थे, उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दिए, और फिर इस प्रकार से उन्होंने उनका मतांतरण करवाया, हिंदू और मुसलमान दोनों के माध्यम से। ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है धर्म परिवर्तन पर राजकीय सेवाएं और सुविधाएं प्रदान की जाती थी। उस समय अंग्रेजों ने ऐसे कानून या ऐसे नियम बनाए थे कि जो भी व्यक्ति ईसाई बनेगा या धर्म परिवर्तन करेगा तो उनको राजकीय सेवाओं में भी उच्च पद दिया जाएगा, अच्छा पद दिया जाएगा, और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी उनको दी जाएगी। तो जिसके कारण भारतीय जनता है वो आसानी से धर्म परिवर्तन करने लग गई। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म पर खतरा अनुभव करने लगे। जैसे जैसे समय अंग्रेजों ने विभिन्न सुविधाएं या कह सकते हैं कि राजकीय सेवाओं का लालच या प्रलोभन दिया, वैसे वैसे हिंदू और मुस्लिम जो कि निर्धन थे उन्होंने आसानी से धर्म परिवर्तन करना स्वीकार कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ईसाई धर्म को अपनाने पर उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, पद है वो मिलने लगे थे, वही सम्मान भी मिलने लगा था। और इस प्रकार से जब इस प्रकार से धर्म परिवर्तन होने लगे थे, धर्म मतांतरण होने लगा था, तो हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपने अपने धर्म पर ईसाईयत का खतरा है वो महसूस करने लग गए थे। नेक्स्ट है 1813 का अधिनियम। उसके अनुसार कि जो भी ईसाई मिशनरीज है वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहे तो उसमें उस एक्ट के जरिए उन्हें अनुमति मिल गई, तो अब वो खुले तौर पर जो है लोगों से धर्म परिवर्तित करवा सकते थे। नेक्स्ट है विद्यालयों की स्थापना। धर्म परिवर्तन हेतु या मतांतरण हेतु विभिन्न प्रकार के विद्यालयों की नियुक्ति ही नहीं की गई, बल्कि विभिन्न प्रकार के पद भी इसमें डाले गए, और उनका उद्देश्य था कि धर्म परिवर्तन के लिए या अपने धर्म की स्थापना के लिए विभिन्न प्रकार के नए नए हथकंडे अपनाना या नए नए अभियान है वो चलाना। तो विद्यालयों की स्थापना की गई। वही मंदिरों और मस्जिदों पर संपत्तियों पर कर भी लगाया। उससे पहले आज तक जब अंग्रेज नहीं थे तो यहाँ पे विभिन्न शासक आए, विभिन्न राजवंश आए, लेकिन उन्होंने मंदिरों और मस्जिदों को कर से मुक्त रखा था। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज जब आए तो उन्होंने भारतीय मंदिरों और मस्जिदों के ऊपर उन्होंने कर का विधान लागू कर दिया, या जो मंदिरों और मस्जिदों की संपत्ति थी उनके ऊपर भी उन्होंने कर को लागू कर दिया, जिससे भी भारतीय हिंदू और मुसलमान दोनों के मन के अंदर अंग्रेजों के प्रति जो है नाराजगी की भावना बढ़ी। और जब 1857 का विद्रोह हुआ तो इसमें ये सारे छोटे छोटे बिंदु है वो उनके मन को उद्वेलित करने के लिए काफी थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है निदेशक मंडल का प्रधान था जिसका नाम था मैगलीज, जिसने ब्रिटेन के अंदर हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स, ये जो है वहाँ की पार्लियामेंट में दो भाग होते थे। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर वीआईपी लोग होते थे और हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर जनप्रतिनिधि होते थे। तो यहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स में एक व्यक्ति था निदेशक मंडल का प्रधान जिसका नाम था मैगलीज। उसने ये कहा था कि गॉड ने हिंदुस्तान का विशाल जो साम्राज्य वो इंग्लैंड को इसलिए सौंपा है ताकि ईसाई धर्म का झंडा हिंदुस्तान के कोने कोने में फहराया जा सके या कोने कोने में सफलतापूर्वक है वो स्थापित कर दिया जा सके। तो इस मैगलीज के मत को जब भारतीयों ने सुना तो उनके मन में ये भावना पूरी तरह से बैठ गई कि ये अंग्रेज कहीं न कहीं भारतीय धर्म और संस्कृति को नष्ट करने पर तुले हुए हैं, और इस प्रकार से ये भी धार्मिक कारण के अंदर ये पॉइंट माना जा सकता है कि ये सारे धार्मिक कारण थे जिसके कारण 1857 की क्रांति जब भड़की तो ये छोटे छोटे कारण भी उसके अंदर
जो है इस कारणों में लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है, अगला कारण आता है सैनिक कारण। भारतीय सैनिकों ने विभिन्न युद्धों में अंग्रेजों के साथ है वो भाग लिया था। वो यूरोपीय भूमि पर गए थे, जिसमें क्रीमिया का युद्ध लड़ा और उन्होंने क्रीमिया के युद्ध में अंग्रेजों की पराजय हुई थी। तो भारतीयों को ये तो समझ में आ गया था कि अंग्रेज ही इस धरती पर राज करने वाली एकमात्र शक्तिशाली जाति नहीं है, बल्कि इन्हें भी पराजित किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के उपद्रव या विद्रोह है वो समय समय पर अंग्रेजों के विरुद्ध है वो होते रहे। कारण था असंतोष। तो इसी असंतोष के चलते अन्य कारणों में देखते हैं सैनिकों के साथ भेदभाव, कि सेना के अंदर जो भारतीय सैनिक होते थे उनके साथ अंग्रेजों के द्वारा भेदभाव किया जाता था। यहाँ पे यूरोपीय सैनिक भी होते थे और भारतीय सैनिक भी होते थे। तो यूरोपीय सैनिकों के साथ उनका व्यवहार है वो लचीला होता था, सहानुभूतिपूर्ण होता था, लेकिन भारतीय के प्रति अंग्रेजों का जो अफसरों का व्यवहार है वो जो है अपमानजनक होता था और उनके साथ नस्लीय भेदभाव वगैरह किया जाता था, जिसके कारण भारतीय सैनिकों के मन में भी जो है असंतोष का वातावरण उत्पन्न हुआ। फिर है वेतन में भी भेदभाव, कि दोनों प्रकार के सैनिक बटालियन जो होते थे उसमें अंग्रेज भी होते थे और जो है भारतीय भी होते थे। तो यूरोपीय और अंग्रेज दोनों प्रकार के सैनिक होते थे, लेकिन भारतीयों को मासिक वेतन जो दिया जाता था वो सिर्फ 8, 9, 10 रुपये, 9 रुपये मैक्सिमम होता था। और वही यूरोपीय लोगों को या यूरोपीय सैनिकों को जो वेतन दिया जाता था वो लगभग 60 से 70 रुपये दिए जाते थे। तो बहुत ज्यादा, कहाँ तो 9-10 रुपये होते थे और कहाँ 60 से 70 रुपये वेतन था। तो ये वेतन ही हमें बताता है कि उनके प्रति कितना भेदभाव यहाँ पर होता था, कि यूरोपीय सैनिकों को 60 से 70 रुपये वेतन दिया जाता था और वहीं 9 रुपये भारतीय सैनिकों को मैक्सिमम मूल वेतन है वो दिया जाता था। ये सारा भेदभाव देखकर भी भारतीय सैनिकों के अंदर रोष या गुस्सा है वो उत्पन्न होने लगा था। तो ये भी क्रांति का कारण बना। अंग्रेजों ने एक नई प्रथा या नया नियम निकाला था कि भारतीयों को, अंग्रेजों ने अपना विशाल साम्राज्य खड़ा कर रखा था भारत से बाहर भी, दूसरे देशों के अंदर भी। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने एक आदेश जारी किया कि भारतीय जो सैनिक जो इस अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा है, अंग्रेजी सेना के अंदर है, और ऐसे में अंग्रेज उनको खाड़ी पार भी अगर भेजे, दूसरे देशों में भी अगर भेजे, तो भारतीयों को जाना अनिवार्य होगा। और इस प्रकार के आदेशों ने भी भारतीयों के मन में जो है क्रोध और गुस्सा वो भड़काया। 1854 में डाकघर अधिनियम द्वारा भारतीयों को मिल रही निःशुल्क डाक सेवा को भी अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया, कि जो भारतीय होते थे उन्हें विभिन्न कोनों पर भारतीयों को विभिन्न स्थानों पर लगाया जाता था। उस समय जो है डाक प्रणाली के माध्यम से चिट्ठी पत्री ही होती थी, जिसके माध्यम से घर परिवार से समाचार है वो उनको मिल सकते थे। इस सूचना के जरिए वो अपने घर परिवार की खबर ले सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो डाकघर अधिनियम है 1854 में, वो भी अंग्रेजों ने इसको भी, जो पहले ये सुविधा थी वो निःशुल्क थी, लेकिन यहाँ पर इस सेवा को भी उन्होंने ले लिया। यहाँ पर भी उन्होंने कुछ मूल्य है, पैसा है वो निर्धारित कर दिया, जिससे वो अपने घर की खोज खबर भी कह सकते हैं कि आसानी से नहीं ले सकते थे। उनको भी यहाँ पर भी उन्हें टैक्स या कर है वो चुकाना पड़ता था। तो ये कारण भी कहीं न कहीं भारतीयों के मन में क्रोध का कारण बना। 1857 की क्रांति का कारण, ये सारे कारण हम ले सकते हैं। तो ये धार्मिक कारणों के रूप में, ये सैनिक कारणों के रूप में हम जान सकते हैं। हमारा अंतिम बिंदु है 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण यानी वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण अचानक से ये क्रांति है वो भड़क उठी, या जो शने जो छोटे छोटे जो मूल में जो कारण थे वो कारण सब इकट्ठे होकर एक दावानल के रूप में कैसे फूट गए। ये छोटी छोटी चिंगारियों ने किस प्रकार से एक बड़ी सी आग का स्वरूप ले लिया, उसी को हम तात्कालिक कारण के रूप में समझेंगे। देखिए 1856 में पुरानी बंदूक आई, जिसका नाम था, पुरानी बंदूक थी या भारतीय जो सैनिक थे वो पुरानी बंदूक काम में लेते थे, जिसका नाम था ब्राउन बेस। ब्राउन बेस जो बंदूक थी, अब उसके स्थान पर अंग्रेजों ने एक नई राइफल उतारी थी, या नई राइफल के प्रयोग के बारे में सोचा, और उस राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल, जो कि सैनिकों को प्रयोग करने के लिए अंग्रेजों ने दी। तो ये दोनों में फर्क था। ब्राउन बेस थी जो साधारण बंदूक थी, और उसकी अपेक्षा एनफील्ड राइफल जो थी वो ज़्यादा उपयोगी थी या ज़्यादा अच्छी थी। तो यहाँ तक तो ठीक है,
यहाँ तक भी भारतीयों को कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि कारतूस डालना है और एनफील्ड राइफल है वो चलानी है, और ये ब्राउन बेस की अपेक्षा ज्यादा अच्छी थी और सैनिकों में ये दी गई थी। लेकिन अब एक अफवाह फैली, और अफवाह ये थी कि 1856 में जो एनफील्ड राइफल आई थी, उस राइफल के अंदर जो कारतूस डाले जा रहे थे, जिन कारतूसों का प्रयोग किया जा रहा था, और उस दौरान ये अफवाह फैली कि उन कारतूसों की जो कैप है, जिन्हें मुंह से तोड़ना पड़ता था, अग्रभाग को, ऊपरी भाग को, उस कैप को मुंह से काटना पड़ता था। और बंगाल की सेना की टुकड़ी के अंदर 1857 में इन कारतूसों के प्रति ये बात फैल गई कि इसके अंदर गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग है वो हो रहा है। गाय जो कि हिंदुओं के लिए माता थी, पूजनीय थी, पवित्रता का प्रतीक थी, तो हिंदुओं के लिए गाय है वो सम्मान का सूचक थी, और वहीं जो सूअर वो इस्लाम में या मुसलमानों के लिए ये निषिद्ध था, इसे उचित नहीं माना जाता था, अपवित्र माना जाता था। तो दोनों के लिए ही ये स्थितियां ऐसी थी कि दोनों को ये कारतूस है मुंह से लगाना पड़ता था। तो गाय की चर्बी को मुंह में लेना हिंदू के लिए बहुत ही अपमानजनक था और धर्म भ्रष्ट करने वाला था, और मुसलमान के लिए सूअर की चर्बी के लगे कारतूस को मुंह से लगाना मुसलमानों के लिए अपमानजनक था। तो दोनों की पवित्रता कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रभावित हो रही थी, दोनों का धर्म यहाँ पर प्रभावित हो रहा था। तो ये अफवाह जब फैली तो हिंदू और मुसलमान या भारतीय सैनिकों के मन में अंग्रेजों के प्रति क्रोध की भावना है वो अचानक से भड़क उठी। अब कारतूसों में पहले तो इसे अफवाह मानकर उग्रता है भारतीय ने अपनाई, लेकिन वास्तव में जब इसकी जांच की गई और इस जांच में इस चीज को सत्य पाया कि वास्तव में इन कारतूसों के अंदर है गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग है वो किया जा रहा है, और इसका स्पष्टीकरण है वो दिया है अंग्रेज अफसर थे जॉन केई और लॉर्ड रॉबर्ट्स। उन्होंने इस सत्य को स्वीकार किया है कि इन कारतूसों के अंदर गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग है वो किया जा रहा है। और जैसे इस सत्यता का पता चला, भारतीय लोगों के मन में क्रोध है वो पनप गया। फिर धर्म भ्रष्ट की आशंका, इनके प्रयोग से हिंदू और मुसलमान दोनों का ही धर्म प्रभावित हो रहा था। हिंदू और मुसलमानों को पूरी तरह से ये विश्वास होने लग गया था कि अंग्रेज आज तक उनके साथ भेदभाव करते आ रहे हैं, अंग्रेजों ने उनके साथ कभी भी समानता का व्यवहार नहीं किया, और फिर इसके साथ ही उनके मन में ये भावना भी अब घर कर गई कि वो उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनके धर्म, उनकी पवित्रता पर भी ये लोग प्रहार कर रहे हैं, और इसके चलते उनके मन में ये भावना भी अब बैठ गई कि अंग्रेज उनके धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। और अंततः 1857 की क्रांति का आगाज हो गया और अंग्रेजी शासन की जड़ें हिल गई। देखिए, जो हमने कारणों को समझा है, राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक कारण, उन कारणों के जरिए हमने बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं को समझा, छोटे छोटे कारणों को समझा कि ऐसे कौन कौन से कारण थे जिससे भारतीय जनता, भारतीय शासक, भारतीय व्यापारी या भारतीय वर्ग, जो विभिन्न वर्ग थे, उनके मन में अंग्रेजों के प्रति क्रोध, गुस्सा, वैमनस्य, आक्रोश ये भड़का, और यहाँ तक कि सेना उनके मन में भी। तो ये सारी जो चिंगारियां जो छोटी छोटी थी, और जब अचानक से एक बड़ा सा स्वरूप मिलकर सामने आया जो था गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग, और जैसे ही धर्म भ्रष्ट की आशंका या अपनी पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगता देखकर अंततः ये चिंगारी है एक बड़े से ज्वालामुखी के रूप में, बड़े से दावानल के रूप में अचानक से फूट पड़ी। और जब ये फूटी तो इसमें भारत के हर व्यक्ति ने इसमें भाग लिया, चाहे वो व्यापारी हो, शासक हो, राजा हो, रंग हो, गरीब हो, अमीर हो, कृषक हो, या फिर छोटे से छोटा आदना व्यक्ति ही क्यों न हो, सभी वर्ग के लोगों ने इसमें भाग लिया। और इस प्रकार से जब पूरा भारत एक हो गया तो अंग्रेजी शासन की जड़ें हैं वो पूरी तरह से हिल गई। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें अध्ययन बिंदु था या टॉपिक था हमारा 1857 की क्रांति का स्वरूप, कारण और परिणाम। तो आज हमने 1857 की क्रांति के कारणों को समझा, ठीक है, कारण को समझा है, और इन कारणों के जरिए हम जान सकते हैं कि 1857 की क्रांति क्यों हुई थी।
या इसके पीछे कौन से कारण विद्यमान थे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आशा